Hello everyone. Today we are going to talk about the variation of or the motion of alternating currents and voltages. Motion से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है कि we know that alternating current and voltages are having sinusoidal variation, right? These are the expressions through which we give alternate EMF and alternating current. तो इन एक्सप्रेशंस में ये साफ साफ नजर आता है कि चाहे आप EMF का एक वेव फॉर्म ड्रॉ करो या करंट का एक वेव फॉर्म ड्रॉ करो, तो उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, राइट? नाउ द साइनोसॉइडल वेरिएशन इज मोर इजी टू स्टडी if I choose some kind of rotational vectors. Let me show you how. थोड़ा सा इसके रिलेटेड हमने +1 में भी किया है. If you remember, we did an article that uniform circular motion is a kind of SHM. The projection of uniform circular motion is simple harmonic motion. Shadow सी जो ठीक है, it moves in simple harmonic motion. Suppose I express a sinusoidal wave here. You believe it is a sine wave or sinusoidal wave? I can express alternating EMF or current through this way. Do you agree on that? Okay. Suppose I have a rotating vector with me. That rotating vector was initially here. Okay. And these are my coordinate axes. This is y axis. Deliberately I'm choosing y axis because if you remember, जब +1 में हम ये projection of यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे थे, तो अगर हमें रिजल्ट साइन में चाहिए तो तुमने वाई एक्सिस चूज किया था एंड यू टोल्ड मी कि कॉस के साथ करना है तो कौन सा एक्सिस चूज करते हैं? एक्स एक्सिस, राइट? तो अगर एक्स एक्सिस बनाना भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे बनेगा बस. बट आई एम टेलिंग यू वी डू नॉट नीड एक्स एक्सिस. ये वाई एक्सिस है. अब अगर ये कोई रोटेटिंग वेक्टर है, यू नीड नॉट टू मेक इट, जस्ट अंडरस्टैंड इट. अभी इस रोटेटिंग वेक्टर की आई एम कॉलिंग इट OM, इसकी वाई एक्सिस पे कितनी शैडो बनेगी? कोई शैडो नहीं बनेगी. कोई शैडो नहीं बनेगी. अगर इधर से लाइट आ रही हो तो OM की क्या शैडो बनेगी? कुछ शैडो नहीं बनेगी. अच्छा, फिर अगर ये रोटेटिंग वेक्टर अब यहां पे आ जाता है बाय सबटेंडिंग सम एंगल, तो इसकी कितनी शैडो बनेगी? OY1 OM1 की अब कितनी शैडो बनेगी y एक्सिस पे? OY1 एंड दिस OY1 इज इक्वल टू दिस. डू यू एग्री? ट्राई टू टेक इट स्लोली, थोड़ा धीरे समझ में आएगा. ओके, नाउ let me take the highest value. अब इसकी शैडो कहां पे बनेगी? OY2. Now the shadow of OM2 on y-axis OY2, and this OY2 is just equal to this amplitude. If again this goes on that side, तो shadow इधर बननी शुरू, मतलब ये इधर चला जाएगा, फिर shadow छोटी होने लगेगी. What do you saw? इधर से wave rise करती है तो उसका amplitude बढ़ता जाता है.
इधर से ये रोटेटिंग वेक्टर जैसे ही घूमना शुरू करता है तो इसकी शैडो वाई एक्सिस पे बननी शुरू होती है। जैसे जैसे ये अपना एंगल बढ़ाता है और जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती है, इसकी शैडो की लेंथ यहाँ पे बढ़ती जाती है और इधर से क्या बढ़ता जाता है। तो मैंने किया क्या यहाँ पे, इस साइन वेव के डिफरेंट टाइम्स पे जो एम्पलीट्यूड्स आ रहे हैं उसको इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए रोटेटिंग वेक्टर एक्सप्रेस कर दिया। तो इसका मतलब ये जो एम्पलीट्यूड्स हैं एट डिफरेंट टाइम्स, किसके, ईएमएफ के या करंट के, इनको किसी फिक्स एक्सिस के ऊपर शैडो की हेल्प से एक्सप्रेस किया जा सकता है। किसकी शैडो, एक रोटेटिंग वेक्टर की। दिस रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड अ phasor. The study of alternating EMF and current becomes more easy if you have phasors. थोड़ी देर बाद ये बात मैं प्रूव करने वाला हूं, राइट? अभी उतना समझ में नहीं आएगा, जब मैं एक सर्किट डिस्कस करूंगा उस सर्किट में मेरी ये बात समझ में आ जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात देख रहे हो आप यहाँ पे, जितनी तेजी से यहाँ पे एम्पलीट्यूड बदल रहा है, रोटेटिंग वेक्टर को भी उतनी तेजी से घूमना पड़ेगा। The angular frequency of this wave should be equal to the angular velocity of this rotating vector. नहीं तो आगे पीछे हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड मैच नहीं करेगा। तुम्हारा काम क्या था, इस ईएमएफ के डिफरेंट टाइम पे एम्पलीट्यूड्स को एक्सप्रेस करना एज ए शैडो। तो वो कौन करते हैं, फेजर्स करते हैं, रोटेटिंग वेक्टर्स करते हैं। लिखो फेजर्स। व्हाट आर फेजर्स? दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ एग्जाम, बट टू लर्न इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। What is phasor? A rotating vector that represents a rotating vector that represents a sinusoidally varying quantity, a sinusoidal, SINUSOI, SODI, ALLY, sinusoidally varying quantity is called a phasor. अब फेजर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो अगली लाइन में पॉइंट्स बना के लिखना। पहली बात क्या है, द फेजर इज imagined to rotate. The phasor is imagined to rotate with the same angular velocity as angular frequency of that quantity. मतलब ये जो आपका फेजर है ये उतनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमना चाहिए जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी वो क्वांटिटी वेरी कर रही है। angular frequency of that quantity. दूसरा पॉइंट, its length represents, ये its का मतलब है यहाँ पे फेजर, फेजर की जो लेंथ है, its length represents the amplitude of the quantity. एक चीज देखी तुमने, OM, ध्यान से देखो, OM, OM1, OM2 या यहाँ पे आ जाता तो OM3 बन जाता। ये जो रोटेटिंग वेक्टर है इसकी लेंथ तो क्या रह रही है, सेम रह रही है। और इधर से चाहे वो ईएमएफ है चाहे वो करंट है, उसका हमेशा क्या सेम रहता है, पीक वैल्यू। तो इसका मतलब इस वेक्टर की लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है, पीक वैल्यूज को, राइट। तीसरा पॉइंट, द प्रोजेक्शन ऑफ फेजर, the projection of phasor on a fixed axis, the projection of phasor on fixed axis gives the instantaneous value, gives the instantaneous value of that quantity. कैसे, ध्यान से देखो,
ये वाला जो पॉइंट था ओरिजिन, लेट्स कॉल इट एट t1 टाइम, t2 टाइम, t3 टाइम, तीन डिफरेंट टाइम लिए मैंने। जब टाइम t1 था, लेट्स से मतलब टाइम 0 था, तो इधर भी शैडो की हाइट क्या थी, 0। जब टाइम t2 हो गया तो एम्पलीट्यूड कितना था, ये एम्पलीट्यूड ना कहो इसको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, किसी पल की वैल्यू, किस पल की, t2 पल की। उस टाइम पे शैडो भी ये थी, तो ये OY इज इक्वल टू दिस। अगर ये बराबर है, इसका मतलब t2 टाइम पे जो तुम्हें इंस्टेंटेनियस वैल्यू उस साइनोसॉइडल वेरिएशन से मिल रही है, उतनी ही हाइट तुम्हें इसकी किधर मिल रही है, शैडो की। t3 टाइम पे ये मैक्सिमम आपको रिजल्ट दे रहा था, इधर भी तीसरी बार आपको मैक्सिमम शैडो की जो लेंथ मिल रही थी वो एग्जैक्टली इसके बराबर थी। इसका मतलब जैसे जैसे इधर इंस्टेंटेनियस वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इधर शैडो की हाइट भी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब शैडो की हाइट डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी किसी भी पल की वैल्यू को। इसका मतलब E और I को कौन रिप्रेजेंट करते हैं, ये शैडोज रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये ग्राफ मैंने किसके लिए ड्रॉ किया था, E के लिए ड्रॉ किया था, तो t1 टाइम पे जो E की वैल्यू थी वो E1 थी, t2 टाइम पे जो E की वैल्यू थी वो E2 थी, t3 टाइम पे जो E की वैल्यू थी वो E3 थी। ठीक है, तो वैसे ही शुरू में यहाँ पे शैडो की वैल्यू जो थी वो इक्विवेलेंट टू दिस E1 थी। जब t2 टाइम पे इसकी E2 की जितनी वैल्यू थी उतनी इधर शैडो की वैल्यू थी। उसका मतलब शैडो डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ E को। यही बताया जा रहा है शायद उसमें कि जो शैडो होती है, प्रोजेक्शन होती है, उसकी हाइट तुम्हें किसके बारे में बताती है, पल पल की वैल्यू के बारे में बताती है, राइट। तो इस तरह से फेजर हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलो। अच्छा, जिस डायग्राम के अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट्स और पोटेंशियल्स को, अल्टरनेटिंग ईएमएफ्स और करंट्स को फेजर्स यूज करके एक्सप्रेस करते हैं, उसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। तो नीचे जस्ट अ लाइन, फेजर डायग्राम, एक हेडिंग बनाओ, फेजर डायग्राम, a diagram that represents alternating current and voltage of same frequency as the rotating vectors along with proper phase angle between them, is called a phasor diagram. Ab, I don't know whether you remember the term phase or not from +1. But I hope you at least remember this. You remember this equation? This whole thing with the sign, इसको क्या बोलते हैं? और ये जो फाई होता था इसको क्या बोलते थे? इसका एक नाम और भी था, शायद तुम्हें याद आ जाए। अगर बॉडी एक्स एक्सिस से ही चलना शुरू करती है तो इनिशियली उसका कोई एंगल नहीं होता, तो हम फाई नॉट की वैल्यू अक्सर 0 लिया करते थे उस वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर में। अगर बॉडी इनिशियली एक्स एक्सिस पे ना होके ऑलरेडी कहीं पे पड़ी है और तुमने तब उसको देखना शुरू किया, इसका मतलब ऑलरेडी उसने कोई ना कोई एंगल बना रखा है। ठीक है, फिर अब ये अगर जा रही है ओमेगा वेलोसिटी से, तुमने इसको टाइम दिया t, तो इसने और कितना एक्स्ट्रा एंगल बना लिया, ओमेगा इंटू टी कर दो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, तो इसने इतना एंगल और बना लिया। तो तुम ये टोटल एंगल कैसे लिखते थे बेटा, फाई नॉट प्लस ओमेगा टी ही तो लिखते थे।
उसी डेरिवेशन में, वही एक डेरिवेशन सब कुछ सिखा रही है तुम्हें यहाँ, उसका मकसद था कोई +1 में रखने का उसको, ठीक है। तो अब ये तो एक सिंगल क्वांटिटी थी, तो एक सिंगल वेक्टर के थ्रू दिखा दी गई, पर तुम क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को बनाता कौन है, पोटेंशियल, वोल्टेज। वोल्टेज है तो करंट है, वोल्टेज अगर अल्टरनेटिंग है तो भी करंट अल्टरनेटिंग है। इसका मतलब वोल्टेज और करंट जो हैं उनका आपस में रिलेशन है। अगर उनका आपस में रिलेशन है और दोनों चीजों को तुम्हें एक फेजर डायग्राम में दिखाना है, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं या आगे पीछे चलते हैं, और किस कंपोनेंट के लिए। तो पहले वो चीज दिखाता हूँ, फेज का कॉन्सेप्ट शायद और ज्यादा क्लियर तब हो जाएगा। ये बीच में एक लाइन आई थी ना, विद प्रॉपर फेज एंगल बिटवीन देम, फेजर डायग्राम, ये शायद तुम्हें अभी ना तो समझ में आए। अभी आराम से बस इसको ऐसे एक अच्छी याद की तरह याद रखना, फिर जब मैं अभी समझाऊंगा चीजें फिर देखते हैं। तुम्हें एक्चुअली अभी नहीं फील हो रही होगी इसकी इंपॉर्टेंस कि क्यों किया इसको हमने, एक बार लेक्चर खत्म होने दो, एट द एंड पता चले। चलो इसको भूल जाओगे, कुछ डिस्कस किया है हमने, मतलब ऐसे नहीं भूल जाओ, कॉन्सेप्ट तो याद रखना है, बट ऑनेस्टली इसमें से कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा जो आपने, इसकी नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला, इसके बाद हेडिंग बना दो, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ऑन। ऐसे सर्किट को प्योरली रेजिस्टिव, मैंने सही लिखा, सर्किट भी बोला जाता है। क्या स्टडी करना है, एक सर्किट स्टडी करना है जिसके अंदर सिर्फ क्या लगा हुआ है, रेजिस्टर लगा हुआ है, और उसको हमने क्या दिया है, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल दिया है। तो बहुत सिंपल है, ये बना लिया मैंने यहाँ पे कोई रेजिस्टर, इस रेजिस्टर के साथ क्या अटैच कर दिया है, एसी सोर्स। जैसे तुम बैटरी अटैच करते थे ना, बैटरी का सिंबल क्या होता था, ये वाला, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो ये तुम्हें कांस्टेंट पोटेंशियल देता था। अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, ये होता है अल्टरनेटिंग पोटेंशियल सोर्स का। और ये कितना पोटेंशियल दे रहा है तुम्हें, इतना पोटेंशियल दे रहा है, किसको, रेजिस्टर को। अब इस पोटेंशियल की वजह से सर्किट में क्या दौड़ेगा, एक करंट दौड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि इधर से जा रहा है कि इधर से जा रहा है, वो तो ऑब्वियसली अपनी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज करता जा रहा है। अगर ये 50 हर्ट्ज का हुआ तो एक सेकंड में 100 बार इधर से उधर, उधर से इधर आएगा, यही मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, जब ये आई करंट इस आर रेजिस्टर में से पास करेगा तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल जनरेट होगा, पोटेंशियल ड्रॉप बोल देते हो, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, क्योंकि बाकी की वायर्स तो कंडक्टिंग थी नेचर में, चाहे 100% कंडक्टिंग नहीं थी, पर जब मैं थ्योरेटिकली बात करता हूँ मतलब 100% कंडक्टिंग है। लेकिन ये रेजिस्टर थोड़ी कंडक्टिंग था, इसके थ्रू पास होने के लिए तो यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बाय ओम्स लॉ वो कितना होगा, I × R, ठीक है। और कुछ इसमें कनेक्टेड है नहीं, तो जितना पोटेंशियल इस सोर्स के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल इस रेजिस्टर के अक्रॉस होगा, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि हमने ईएमएफ कितना अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया ईएमएफ, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, कॉल दिस इक्वेशन 1। तो इस ईएमएफ की वजह से रेजिस्टर R में कितना करंट जाएगा, लेट्स से I, इसके बराबर होगा बाय ओम्स लॉ, E/R के। E की वैल्यू भर दो, कितनी है, ये चीज आएगी। व्हाट इज E0/R? If E/R gives you the current, E0/R gives you the maximum value of current, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी।
ये किसकी इक्वेशन रही, ये किस चीज की इक्वेशन है, ईएमएफ की, और ये किस चीज की इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन ध्यान से देख रहे हो, जरा कंपेयर करना है इनको। यहां पे भी साइन का एंगल कौन है, यानी कि फेज क्या है इसका, ओमेगा टी। यहां भी इसका फेज क्या है, तो इसका मतलब पोटेंशियल और करंट का फेज यहाँ पे क्या है, सेम है, मतलब उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो नीचे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we see from equation 1 and 2 we see the EMF and current are in same phase। ये दोनों किस में हैं, सेम फेज में है। अगर सेम फेज में हैं तो इनकी वेव शेप और फेजर डायग्राम दोनों दिखा देते हैं। पहले मैं बना देता हूं इसकी वेव शेप। ये मैंने वेव किसकी बनाई है, ईएमएफ की वेव बनाई है, ठीक है। साइनोसॉइडली वेरिंग थी तो वैसे ही बनाऊंगा। अब इसकी वजह से जो करंट जनरेट हो रहा है वो भी साइनोसॉइडल है, ये देखो वो भी साइनोसॉइडल है, और दोनों के बीच में फेज का कोई फर्क है नहीं। फेज का फर्क ना होने का मतलब क्या है, ये कैसे चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। साथ साथ चलने का मतलब है कि जब पोटेंशियल जीरो है तो करंट भी क्या होगा, फिर पोटेंशियल बढ़ना शुरू होगा तो करंट भी, फिर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो करंट भी, फिर पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो गया तो करंट भी, पोटेंशियल जीरो हो गया तो करंट भी, फिर दूसरी डायरेक्शन में जाने लग गया तो करंट भी साथ साथ में चलेगा। तो शुड आई ड्रॉ इट लाइक दिस, क्या मैं सही कर रहा हूं, ये ईएमएफ वाली कर्व की हाईएस्ट वैल्यू थी, तो ये तुम्हें यहां पे क्या देगी, मींस मुझे सीधा बनाना है यहां पे, इट गिव्स यू व्हाट, इट गिव्स यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। नाउ आई राइटिंग इट एज ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे मिली है आपको, ठीक है। और करंट की मैक्सिमम वैल्यू सेम एक्सिस पे आपको कहां पे मिली है, ये सीधा ड्रॉ करना बिल्कुल, अगर मेरे से टेढ़ा हो गया वो यहां पे मिली है, तो ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिली है तुम्हें। अच्छा, किसी ने एक सवाल नहीं पूछा मेरे से, हाँ यही तो मेरा सवाल है, हाउ डिड आई कम टू नो कि मुझे जो येलो कर्व है, करंट की कर्व है, इसको छोटा लेना है, इसके एम्पलीट्यूड को कम रखना है, जस्टिफाई करेगा कोई, वो आर से डिवाइड हो रहा है, तो ई नॉट है, लेकिन आई नॉट क्या है, ई नॉट बाय आर। मतलब अगर यहाँ पे 10 है और रेजिस्टेंस 2 ओम है तो यहाँ पे कितना रह रहा है, 5। अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे कितना रह रहा है, 10। अगर रेजिस्टेंस 2 ओम, कुछ और वैल्यू की, तो ऑफ कोर्स वो जब ई नॉट से कुछ डिवाइड हो रहा है तो उसकी वैल्यू को क्या करेगा, कम ही करेगा। दैट इज वाई उसका एम्पलीट्यूड क्या दिखा है, छोटा दिखा है। हाफ नहीं दिखा है यहाँ पे, कहीं अपने आप अज्यूम कर लो कि सर तो मिड पे दिखा दिया कि ये ज्यादा है, ये आधा है, उसका आधा होगा कुछ नहीं है, ठीक है, वो कम है लेकिन उससे ये बात पता। और दूसरी बात ये पक्की है कि साथ साथ चल रही है। अब अगर इसी का मुझे फेजर बनाना, बना दें फेजर, आसान है।
अभी नहीं, अभी तो ये अच्छे सर्किट है। अच्छे सर्किट का मतलब है अकेले अकेले काम कर रहे हैं। एक में रेजिस्टर काम करेगा, अगले में इंडक्टर काम करेगा, तीसरे में कैपेसिटर काम करेगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जब तीनों इकट्ठे आ जाएंगे एक सर्किट में, तब सब मिलके अपनी अपनी खिचड़ी पकाएंगे, सब अपना अपना रिलेशन बनाएंगे करंट के साथ। फिर वहां पे नेट पोटेंशियल तुम बिना फेजर के डायग्राम के निकाल ही नहीं सकते, जो कि मुझे चाहिए। एक सर्किट तुम्हें दे दिया जिसमें तीनों लगे होंगे, तो कैसे निकालोगे नेट पोटेंशियल? क्योंकि अभी दूसरी और तीसरी चीज में कुछ नया डिस्क्लोज होने वाला है, जरा वेट करो। बस यही एक टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म है। द टॉपिक विल गो लेंथी, नो डाउट, पर अगले लेक्चर में जो एक टॉपिक आएगा सीरीज एलसीआर सर्किट, वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 या 5 में तुम डैम श्योर उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है। चलो, ये अपना टाइम एक्सेस हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, ये थोड़ा स्केल से रख के करने वाला काम है। तो एज आई टोल्ड यू कि जो वेक्टर की लेंथ होगी, वो किसको एक्सप्रेस करेगी? आई नो तुम लोगों ने उल्टा किया होगा, इसको इधर बना लिया। अभी कुछ मत करो, ये लाइन को आगे बढ़ा लो और फेजर उस तरफ बना लो। यस, तो जरा अब थ्योरी अप्लाई करने का टाइम आ गया, ध्यान से देख लो। एक ही समझाऊंगा डिटेल में, दूसरी और तीसरी तो बनाऊंगा नहीं। व्हाट डज द लेंथ ऑफ द फेजर टेल्स यू? मैक्सिमम वैल्यू। क्या ये नहीं बता रहा मैक्सिमम वैल्यू? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। कितनी? ई नॉट। तो ये क्या है? ई नॉट है। और इसकी जो प्रोजेक्शन है फिक्स एक्सिस पे, कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। उस पे ये क्या दिखा रहा है? इस पे ये क्या दिखाएगा? कौन सी वैल्यू दिखाएगा? नाम क्या था उसका? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? अब क्योंकि ईएमएफ का फेज जो है वो ओमेगा टी है और करंट का फेज भी ओमेगा टी है, दोनों का फेज सेम है, तो मुझे जो करंट के लिए फेजर बनाना होगा, ये तो फेजर मैंने किसके लिए बनाया था? ईएमएफ के लिए। करंट के लिए जो फेजर बनाना होगा वो तो इसके ऊपर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है? सेम है। तो इसी को दोबारा हाईलाइट करेंगे, और कहां तक हाईलाइट करेंगे? जहां तक इसका लेवल मैच करेगा। बड़ी टेक्निकल बात थी ये, और इसका और कोई तरीका नहीं है मतलब इसको समझने का। तो ये जो येलो फेजर है, ये कौन सा फेजर है? ये करंट फेजर। कौन सा फेजर है? ये पूरे एरो की लेंथ तुम्हें क्या बताती थी? ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ये येलो की लेंथ क्या बताती है तुम्हें? आई नॉट। और इस येलो फेजर की जो फिक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगी वो क्या बताएगी? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तक कोई प्रॉब्लम तब आएगी जब तीनों इकट्ठे। ये एग्जाम में ड्रॉ करनी आती है। 1 नंबर के क्वेश्चन में डायग्राम आ जाएगी और पूछा होगा कि ये कौन से एसी सर्किट के लिए, जिसमें क्या लगा हुआ है, किसकी फेजर डायग्राम है, किसकी वेव फॉर्म है ये, जिस सर्किट में क्या लगा हुआ है? रेजिस्टर। कैसा भी क्वेश्चन बनेगा, ये डायग्राम देके पूछा होगा बताओ इस सर्किट में क्या लगा हुआ है, तो तुम्हें पहचान है कि साथ साथ चल रहे हैं, तो क्या लगा हुआ? पक्का रेजिस्टेंस। इतना ही सिंपल था। मतलब एग्जाम के व्यू से प्रिपेयर करना हो तो मुश्किल नहीं है। अगर मैं कॉन्सेप्ट ना सिखाता तो तुम क्रैम कर लेते उसको,
वो भी बड़ी बात नहीं थी, पर क्रैक करना नहीं, उसको समझ के चलना है। सीबीएसई तभी क्रैक होगी। अगला आर्टिकल क्या है? अब ये सारी चीज तुम इधर शिफ्ट कर सकते हो, पर वो थोड़ा सा तुम्हारा मिक्स सा हो जाएगा, सो डू इट केयरफुली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एसी सर्किट कंटेनिंग, अब मैं क्या करवाने जा रहा हूं? इंडक्टर ओनली। इंडक्टर पता है सबको क्या होता है? सोलेनॉइड को, कॉइल को, चोक वो जो ट्यूबलाइट में लगी होती है, चोक, रेक्टेंगुलर सा बॉक्स देख रहे हो तुम ट्यूबलाइट में लगा उधर, वो सब पुराने जमाने की है। ये और ये नए जमाने की हैं। अब तो ये भी निकल गई, अब तो सीधा एलईडी लाइट्स आ गई, वो एलईडी है। दीज आर सीएफएल्स, ये तीनों सीएफएल हैं, वो एलईडी लाइट है। इन तीनों में चोक और स्टार्टर लगता है। वैसे इसमें तो स्टार्टर भी नहीं होता क्योंकि वो उसी के अंदर आ जाता है, उसी रेक्टेंगुलर बॉक्स में, तो यू कैन सी द डिफरेंस। उसमें साइड पे वो स्टार्टर लगा हुआ है, दैट इज कैपेसिटर। इसमें वो सब चीजें इसी के अंदर फिट है। वो इलेक्ट्रिकल चोक है, ये इलेक्ट्रॉनिक चोक है। वो इंडक्टर है, इसके अंदर टॉरॉइड है, अगर खोल के देखो कहीं से पुरानी मिल जाए। और उसमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं, एलईडी। ठीक है, रेवोल्यूशन। यू कैन सी द ऑलमोस्ट 3 stages of lamps, 3 generation of lamps। सबसे पुरानी जनरेशन, थोड़ी सी एडवांस और वो लेटेस्ट। ठीक है, इंडक्टर, वो इंडक्टर है। सर्किट बनाते हैं। इंडक्टर का सिंबल ये होता है, रेजिस्टर जैसा मत बना देना इसको, थोड़ा गोल सा, इधर से जैसे शार्प एजेस। सिंबल क्या होता है इंडक्टर का? एल। इंडक्टेंस क्या होती है वो पढ़ा चुका हूं पिछले चैप्टर में। क्या होता है जब किसी इंडक्टर को करंट दिया जाता है? अच्छा, इंडक्टर ना सोच के सॉलिनॉइड सोच लो। क्या होता है जब किसी सॉलिनॉइड को करंट दिया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? करंट के ऊपर। अगर कांस्टेंट करंट दोगे, डीसी के साथ जोड़ोगे तो कांस्टेंट करंट देगी, कांस्टेंट फील्ड देगी। तुमने कौन सा लगाया यहाँ पे सोर्स? अल्टरनेटिव, वेरिएबल। अगर वेरिएबल सोर्स है तो करंट भी वेरिएबल, करंट वेरिएबल तो फील्ड वेरिएबल, फील्ड वेरिएबल तो फ्लक्स वेरिएबल, फ्लक्स वेरिएबल तो क्या पैदा होगा? Whenever the magnetic flux linked with a coil changes, there is always a production of induced EMF. The direction of induced EMF is always opposite to the applied EMF by which law? Lenz law. यानी कि पैदा हुए EMF की जो डायरेक्शन है, जो उसकी नेचर है, वो इस तरह से होगी कि जिसने उसको पैदा किया है वो हमेशा उसको अपोज करेगी। अगर वो जिसने पैदा किया वो बढ़ने लगेगा तो ये उसको कम करेगी, अगर वो कम होने लगेगा तो ये इसको। हैव यू एवर फेल्ट कि जब तुम किसी रूम में जाके कोई अप्लायंस चल रहा होता है, उसका स्विच ऑफ करते हो तो स्विच के पीछे से तुम्हें स्पार्किंग नजर आती है? रीजन सोचा कभी उसका क्यों होता है ऐसा? ये है रीजन उसका, ये है रीजन। अप्लायंस चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं इंडक्टर या कुछ ऐसा सर्किट आ गया जिसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जो कि अप्लाई किए गए 220 वोल्ट के ईएमएफ को हमेशा क्या करेगा? अपोज करेगा। तो जब तुम उसको बंद करने की कोशिश करते हो तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ को पुश करता है कि बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ। वो इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लाइट एनर्जी। और कभी कभी तुम्हें साउंड भी सुनाई देगी, क्रैकिंग साउंड, अगर रूम बहुत साइलेंट है। तो वो स्पार्किंग किसकी वजह से पैदा होती है? इंडक्टर की वजह से, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से पैदा होती है। बहुत छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस है जो जुड़ी हैं फिजिक्स के साथ। इसकी वजह से करंट चलेगा, जब करंट इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर वेरिएबल फील्ड, फिर वेरिएबल फ्लक्स, फिर एक ईएमएफ की उत्पत्ति होगी जो कि किसके बराबर होगी? शायद तुम्हें याद आ गया, माइनस एल। एक्सप्रेशन याद आ गया? नहीं आया? कितनों को आ गया याद? अरे ये तो याद है ना, फैराडे लॉ।
ये याद है, माइनस डी फाई बाई डी टी। अच्छा ये याद है कि फ्लक्स इन केस ऑफ इंडक्टर क्या होती है, एल आई। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, एल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी आई बाई डी टी। किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया है। तो ये वाला जो ईएमएफ इस इंडक्टर के अंदर पैदा होगा, इसके आगे नेगेटिव साइन होगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि किसने दिया था, लेंज लॉ ने। लेंज लॉ के कारण यहाँ पे नेगेटिव है। इस नेगेटिव का मायने क्या है, मतलब क्या है कि ये अप्लाई हो रहे ईएमएफ को हमेशा अपोज करेगा। अगर वो बढ़ना चाहेगा तो बढ़ने नहीं देगा, कम होना चाहेगा तो, यही बेसिकली इसकी जरूरत है। यहाँ पे ट्यूबलाइट को चलने के लिए नॉन फ्लक्चुएटिंग हमेशा कांस्टेंट सा पोटेंशियल चाहिए, लेकिन पोटेंशियल तो आ रहा है वेरिएबल। तो चोक क्या करता है, अगर पोटेंशियल घट रहा है तो उसको घटने नहीं देता, अगर बढ़ रहा है तो हमेशा एक कांस्टेंट सा पोटेंशियल देता है। घर पे जब भी इलेक्ट्रिशियन आएगा, अगर ट्यूबलाइट ब्लिंक कर रही होगी तो वो चोक को चेंज करेगा। क्यों, चोक वहां पे सही काम नहीं कर रही है, इंडक्टर वहां पे कांस्टेंट नहीं रख पा रहा है पोटेंशियल को। दैट इज व्हाई द ट्यूबलाइट इज, द सीएफएल इज इन ब्लिंक मोड। तो जब वो चोक चेंज करता है, पोटेंशियल स्टेबल हो जाता है और ट्यूबलाइट कॉन्स्टेंटली ग्लो करती है। ये इट इज द फिजिक्स बिहाइंड दैट। ठीक है, चलो अब दिस इज ऑल्सो ट्रू कि ये नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए है। अदरवाइज मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है इंडक्टर में, उतना ही पोटेंशियल ये दे रहा है। बेसिकली पैरेलल में है दोनों एक दूसरे के कंपोनेंट्स। अगर इसको भी ऐसे कंपोनेंट मान के चलूं तो मैं लिखूंगा EMF across inductor must be equal to EMF of source। तो EMF का इंडक्टर कितना है, EMF ऑफ इंडक्टर कितना है, L di by dt। नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए था, माइंडेड। ठीक है, दूसरा EMF सोर्स कितना होगा, उसका पोटेंशियल कितना है, E नॉट साइन ओमेगा टी। L को उधर ले जाओ, E नॉट के साथ डिवाइड में आ जाएगा, dt को उधर ले जाओ। अल्टीमेटली तुम्हारे पास इक्वेशन बनेगी di is equal to E नॉट by L साइन ओमेगा टी dt। यही आएगा। टोटल करंट निकालने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे, अरे बोलो क्या करोगे, इंटीग्रेशन। अच्छा एक स्टेप बचा लेते हैं, नॉट बाय एल तो कांस्टेंट है, पीक वैल्यू थोड़ी बदलने वाली है, ना इंडक्टेंस की वैल्यू बदलने वाली है। डी की इंटीग्रेशन, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन, नहीं आप तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, राइट। माइनस और ओमेगा बाहर आ जाएंगे, मैं करने जा रहा हूं थोड़ी सी अपनी मर्जी, तुम उस मर्जी के पीछे कारण बता रहा हूं। कहां से सपना आ गया, ई नॉट बाई ओमेगा को आई नॉट पुट करना है, रीजन दो मेरे को इसका, क्यों पुट किया। अरे कैसे पता चला, रेजिस्टेंस क्यों नहीं पुट कर दिया, पोटेंशियल क्यों नहीं पुट कर दिया, कुछ और क्यों नहीं पुट कर दिया, मुझे कैसे पता चला कि आई नॉट ही पुट करना है, क्या रीजन है इसका। थोड़ा एक साल पीछे जाना पड़ेगा, थिंक ऑफ +1। वो अच्छे दिन जब तुम 10th से निकल के आए थे, जब तुम्हारी फिजिक्स स्टार्ट हुई थी, तो पहले कौन सा चैप्टर आया था, कौन सा, करीब पहुंच गया लड़का। अब आंसर ढूंढो सही जगह पे, बिल्कुल सही जगह पे, सही पेज नंबर पे लिखी गया, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। अगर इसके डायमेंशनल एनालिसिस लगा के चेक करो तो इसकी डायमेंशंस एम्पियर आएंगी, और एम्पियर किसकी होती है, डायमेंशंस। तो वहां से पता चला क्या है, नॉट पुट करो। अच्छा चलते चलते एक छोटी सी चीज और बता दूं, अगर इस पूरे फ्रैक्शन की डायमेंशंस एम्पियर आ रही हैं तो सिर्फ इसकी डायमेंशंस क्या है,
अरे लगा दो यार, तुम्हारे पैसे क्यों? ये लगाया यहाँ पे, लगा सकता हूँ, बड़ी बात है। सिर्फ ओमेगा आई किसके बराबर होगा? ओहम्स लॉ याद कर लो भाई, आई किसके बराबर होता है? V बाय R। तो V क्या होता है? E नॉट V क्या है? पोटेंशियल है। तो नीचे की जो चीज है वो किसके जैसी होनी चाहिए? अरे अगर उधर R है जिसका मतलब रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये किसके जैसी है? रेजिस्टेंस के जैसी है। और ये रेजिस्टेंस किसका है? इंडक्टर का है। तो रेजिस्टेंस सिर्फ रेजिस्टर का नहीं होता, मतलब करंट को अपोज सिर्फ रेजिस्टर नहीं करता, बाकी चीजें भी कर सकती हैं। जो रेजिस्टेंस तुम्हें इंडक्टर ऑफर करे उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। नया नाम आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं उसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? R। इंडक्टिव रिएक्टेंस का सिंबल क्या होता है? X विद ए सबस्क्रिप्ट L। XL किसके बराबर होता है? ओमेगा L। कहां से मिला इसका आंसर? +1 डायमेंशनल एनालिसिस। अच्छा ये स्टेप समझ में आ गया? cos ओमेगा t को ये लिखा, चाहे 90 बोल दो चाहे π/2 रेडियन बोल दो, डिग्रीज में 90, रेडियंस में π/2। ये नेगेटिव साइन भी अंदर लेके जाऊंगा तो उलट पलट हो जाएगी। अब मनिंदर सोच रहा है कि सर ने ऐसा किया क्यों? संडे है बेटा, तो किया कहां से शुरू किया? एक स्टेप लिखना भूल गए थे हम यहाँ पे, ईएमएफ अप्लाइड। तो अगर ये इसके ऊपर थोड़ी सी जगह है, इसके ऊपर ये वाली लाइन के ऊपर, तो लिख देना। वो फिर पता है क्या, तुम्हें इक्वेशन कंपेयर करनी है ना, तो जरूरत पड़ेगी। तो मैं फालतू चीजें इरेज कर दूं, ये इरेज कर देता हूं। ये स्टेप की एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई तो ये इरेज कर देता हूं। ये थी इक्वेशन 1, ये थी इक्वेशन 2। कंपेयर करेगा कोई? इक्वेशन 1 में ईएमएफ का फेज क्या है? ओमेगा टी। इक्वेशन 2 में करंट का फेज क्या है? ओमेगा टी माइनस। क्या सेम फेज में है दोनों? दोनों का फेज डिफरेंट है। और कितना डिफरेंस है? 90 डिग्री, π/2 रेडियंस का फेज डिफरेंस है। इसका मतलब इंडक्टर के केस में करंट और पोटेंशियल साथ साथ आगे पीछे चलते हैं। कितने एंगल से आगे पीछे चलते हैं? 90 डिग्री से आगे पीछे चलते हैं। कौन किसके पीछे चलता है? करंट पोटेंशियल के पीछे चलता है। करंट आगे आगे चलेगा, पोटेंशियल उसके पीछे पीछे चलेगा। तो यहां पे करंट और पोटेंशियल के बीच में कितने का फेज एंगल है? 90 डिग्री का फेज है। अब समझ में आ रहा है फेज क्या होता है? करंट के केस में -π/2 है। किससे? ओमेगा टी से। ओमेगा टी किसका फेज है? याद रखने की ट्रिक बताऊं, जो इंडक्टर है वो तुम्हारे अप्लाइड पोटेंशियल को क्या करता है? कम करता है। तो करंट क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा। अब कैपेसिटर का बिहेवियर सोचो खुद। क्यों? कैपेसिटर अप्लाई किए गए ईएमएफ को सपोर्ट करता है हमेशा। तो अगर उसको वो सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे तो अपोज कर रहा था, इंडक्टर का ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ को क्या कर रहा था? अपोज। लेकिन कैपेसिटर का ईएमएफ सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेगा तो करंट आगे चलेगा π/2 प्लस π/2। यहाँ पे अपने आप जनरेट हो। अब ये क्यों किया मैंने? अब समझ में आ गया। दो इक्वेशंस को कंपेयर करना है, उनका आगे जो फंक्शन है वो तो सेम हो। यहाँ पे फंक्शन क्या चल रहा था? हाउ कैन आई कंपेयर एन एप्पल एंड ए बनाना? या तो दोनों एप्पल हो या दोनों बनाना हो। ठीक है, तो वो बनाना था ऑलरेडी, इसको बना दिया। ठीक है, जोक्स अपार्ट, द फंक्शंस मस्ट बी सेम। वहां पे साइन है तो इधर भी साइन चाहिए। आराम से करने वाला टॉपिक था।
अगला फटाफट चलिए। अच्छा, फेजर डायग्राम रहेगी इसकी, वो बना लें। ये सारी रेस करने को दिल नहीं कर रहा मेरा, तो मैं थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। तुम लोग तो मेहनती हो, तुम तो सारी नहीं बनाओगे। अच्छा, सबसे पहले किसकी कर्व बनेगी? ईएमएफ की कर्व बनेगी। अब तुम तो किस्मत वाले हो, पढ़ रहे हो यहाँ पे बैठ के। सोचो वीडियो से इतना गहराई में कौन समझेगा। बहुत अच्छे टाइम पे शुरुआत हुई है। करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे चलना चाहिए, 90 डिग्री पीछे चलना चाहिए। यहां पे क्या होता है? एंगल 0। और यहां पे क्या होता है? π/2। यहां पे कितना एंगल होता है? यहां पे अरे 90 डिग्री पीछे चलने का मतलब समझते हो? अगर यहां π/2 है ओरिजिन से, तो इतने डिस्टेंस पे -π/2 होगा ना, फिर उतने ही डिस्टेंस पे -π, वही 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 सिंपल। वो तुम नंबर्स में लेते हो, यहाँ पे एंगल्स में लेते हैं इन ग्राफ्स में हम। तो उसका मतलब ये कर्व कहां से शुरू होगी? लेकिन एक अभी बनाना मत, सुनना पहले। तो अगर ये कर्व यहां से शुरू होगी, बनाना मैं, तो क्या ये कर्व इस तरह से जाएगी आगे? तो अगर मैं इतना पोर्शन ना दिखाऊं तो चलेगा? समझ जाओगे कि 90 डिग्री पीछे है तो नीचे से शुरू हो। मैं बनाना नहीं चाहता था, पर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना के दिखाया कि एक्चुअली ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, 90 डिग्री पीछे का मतलब ये है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पोटेंशियल की एब्सेंस में करंट जनरेट हो गया है। इसका मतलब ये है कि पहले कुछ टाइम के लिए पोटेंशियल था और करंट नहीं था। ठीक है, फेज का एंगल उनका 90 डिग्री पीछे है। राइट, टेल देम टू सिट, फैन ऑन करो। ठीक है, तो इस तरह से कर्व बनेगी इसकी। तो यहां पे भी ये चीज तो वैसी चलेगी, इसके लेवल के साथ मैच कर लिया। ये येलो लाइन नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगा यहां पे। अच्छा, ये चल सकता है। अब ये जो है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और यहां से इस लेवल तक बनाओगे और ऐसे बनाओगे कि ई नॉट के साथ परपेंडिकुलर हो π/2 का एंगल। and this gives you the I naught and this gives you the, कौन सी ज्यादा आसान लग रही है तुम्हें देखने में? तुम्हें खुद पता चल रहा है कि फेजर इज लुकिंग मोर इजी, वहां पे ज्यादा हिसाब किताब है लिखने के लिए एंगल्स के। कर्व कैसे बने, π/2 में से पास करके, जहां पे करंट पाई होगा ये π/2 होगा। π/2 का डिफरेंस हमेशा चलेगा। बहुत टेक्निकलिटी है इसमें, समझने के लिए, बनाने के लिए। क्रैम करना है तो मुझे पता, 2 बार ड्रॉ करोगे, तीसरी बार तुम कर ही दोगे। समझ के चलोगे तो लंबे टाइम के लिए उसको याद रख पाओगे। यहां पे लिख लिया था आपने, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर द करंट लैग्स बिहाइंड, करंट पीछे रह जाता है बाय व्हाट एंगल? बाय π/2 एंगल फ्रॉम पोटेंशियल। करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय अ फेज एंगल π/2। और डायग्राम्स ये है।
तीसरी मैं सिर्फ डेरिवेशन करवाऊंगा, जरा एक बार ट्राई करना सभी, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वेव शेप और फेजर अपने आप बना लेगा। तीसरी में सिर्फ डेरिवेशन, वो तो छोटी सी है, उसमें कुछ नहीं, वो करो। सोचो अगर तीनों के तीनों एक सर्किट में इकट्ठा आएंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता अगर वेव शेप से डील कर रहे होते। मैं वेव शेप भी बना के दिखाऊंगा वहां पे, तो दिखाऊंगा कि अगर सिर्फ वेव शेप से काम कर रहे होते तो कुछ ना निकल के आता। वही फेजर्स एक झटके में पाइथागोरस लगाई और डेरिवेशन। पाइथागोरस 8th क्लास, ट्राई टू मेक इट। लेक्चर अवेलेबल है, कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो दोबारा देख लेना लेक्चर, बट आर्टिकल इज वेरी, द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। घबराना नहीं है मुश्किल कॉन्सेप्ट से, आज मुश्किल था, परसों रिपीट करोगे आसान हो जाएगा, फिर साल में एग्जाम तक 10 बार रिपीट हो जाएगा तो ये कुछ नहीं लगेगा। Last thing to discuss today, AC circuit containing capacitor only. जल्दी से कर लीजिए इसको, कुछ समझने वाला तो नहीं है ज्यादा। एक कैपेसिटर बना देते हैं, इसकी कैपेसिटेंस C है, एक यहाँ पे AC सोर्स जोड़ दिया जो कि E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी है। इसकी वजह से कोई करंट जाएगा सर्किट में जो कि इस कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज करेगा। एग्री, चार्ज करेगा इसको। लेट्स से इस पे चार्ज कितना डेवलप होगा, Q। तो EMF कितना अप्लाई कर रहे हैं, यही EMF किसकी फॉर्म में जाएगा कैपेसिटर के पास, पोटेंशियल की फॉर्म में। तो मैं E की जगह अगर V लिख देता हूं तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट लेट मी सी, यस कर सकते हैं हम ऐसा, बिकॉज दैट इज द पोटेंशियल विच इज गोइंग टू डेवलप अक्रॉस द कैपेसिटर। अच्छा, ये कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज करेगा। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, बता सकता है कोई? वेरी गुड, Q इज इक्वल टू V की वैल्यू पुट कर दूं तो इस चार्ज की वजह से कैपेसिटर कितना करंट देगा सर्किट में। क्या चार्ज डेपोजिशन, बात समझ लो मेरी, चार्ज डेपोजिशन ऑन कैपेसिटर ये कांस्टेंट प्रोसेस है, ये यूनिफॉर्म प्रोसेस है। क्या आपके मोबाइल फोन की चार्जिंग हमेशा एक जैसी होती है, आई मीन इट इज एट 0% लेट्स से। तो क्या तुमने ये कभी ऑब्जर्व किया कि इनिशियल के 15, 20, 30, 40% बहुत जल्दी चार्ज होती है, अगले 20-30% थोड़ा स्लो चार्जिंग हो जाती है, जब वो 80 to 90 पहुंचती है तो चार्जिंग बहुत ही स्लो होती है 90, 100 तक जाने के लिए। व्हाई सो? द गैजेट दैट यू यूज डेली एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, उसी के बारे में सवाल पूछा मैंने, क्या कारण है, उसके अंदर क्या डिपॉजिट होता जा रहा है, वो नए आ रहे चार्ज को आने के लिए क्या करेगा, अपोज, क्योंकि सेम नेचर का चार्ज स्टोर हो। तो पहले अपोजिशन कम थी तो चार्ज जल्दी स्टोर हो रहा था, जैसे जैसे चार्ज स्टोर होता जा रहा था वो नए इनकमिंग चार्ज को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो चार्जिंग एंड तक जाते जाते क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। दैट इज जस्ट हैपनिंग विद द कैपेसिटर आल्सो। ठीक है, तो ये लॉजिक है। तुम पूछते हो बाद में कि सर Q/T क्यों नहीं dQ/dt क्यों? द चार्जिंग प्रोसेस इज वेरिएबल विद टाइम, दैट इज व्हाई आई नीड टू टेक dQ/dt नॉट Q/T। फॉलो कर रहे हो बात मेरी? एवरी स्टेप हैज मीनिंग। दिस
सिर्फ तुम्हारी सी कांस्टेंट, ई नॉट कांस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव आ गया कॉस। कर दो जरा, ये चीज आ गई। कुछ भूल रहा हूं मैं। हाँ, ओमेगा सी ई नॉट, क्योंकि अगर सिर्फ कॉस टी होता, साइन टी होता तो कॉस टी आता, कॉस के उसके साथ ओमेगा भी है तो ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा साथ में। अगेन डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, इनकी डायमेंशंस फाइंड आउट करोगे तो एम्पियर रहेंगे। फिर यहां पे आर क्या बनेगा, है आर क्या बनेगा, ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा सी। नीचे होता है ना आर हमेशा, तो अगर तुम ओमेगा सी को ई नॉट के नीचे लेके जाना चाहते हो तो 1 बाय बना के लेके जाना पड़ेगा। कैसे, ऐसे, ताकि अगर वापस यहां से यहां आओ तो ये पलट के ऊपर ही चला जाए। तो यहां पे रेजिस्टेंस की बात कौन कर रहा है, ये चीज लास्ट पे डिफाइन करवाऊंगा। अल्टीमेटली जो इक्वेशन बनेगी I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। वी ऑल्सो नो कि जो कॉस थीटा होता है वो साइन, तो from equation 1 and 2 it is clear 19 प्लस that current leads का मतलब आगे जाना, the voltage by an angle pi by 2 radians। 90 इसकी वेव शेप और फेजर बना के ना। That's all for today, thank you।